एग्ज़ाम टेक्निक्स में आप सभी का स्वागत है। एग्ज़ाम टेक्निक्स के द्वारा एक महत्वपूर्ण श्रृंखला स्टार्ट की जा रही है, करियर गाइडेंस को लेकर। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम विभिन्न स्टूडेंट्स को जो उनको कैरियर्स को लेकर जो शंकाएँ रहती हैं और सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण उनको जो सफलता है वो विलम्ब हो जाती है, जो बहुत देरी से मिलती है या फिर मिलती नहीं है, गलत दिशाओं में चले जाते हैं। इन चीज़ों को समाप्त करने के लिए, इनका समाधान के लिए हम कुछ वीडियोज़ स्टूडेंट्स के सामने लाए हैं, ताकि वो इस वीडियो से सीखें और अपने करियर को सही दिशा में मोड़ सकें। इस पहली वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी से रिलेटेड विभिन्न आयामों के बारे में कि क्या यूपीएससी के साथ या सिविल सर्विसेज के साथ हमको अदर सब ऑप्शंस को भी सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं लवकुश मिश्रा जी, और ये राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में इस समय जेआरएफ कर रहे हैं और लगभग 2 साल कर चुके हैं। साथ ही इनका एक लंबा अनुभव रहा है यूपीएससी में, और 4 बार मुख्य परीक्षा लिखी है और 2 बार इंटरव्यू भी दिया है। तो लवकुश मिश्रा जी, आपने कब ये सोचा कि यूपीएससी के साथ हमको जेआरएफ में भी जाना चाहिए? जी, धन्यवाद। पहले मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैंने 2014 में ग्रेजुएशन करने के बाद में 2015 में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के बारे में सोचा, और 2016 से लेकर के और 2020 तक मैंने 4 बार मेंस दिया और 2 बार इंटरव्यू दिया। मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश, इसलिए मैंने अदर ऑप्शन के रूप में पीएचडी को चुना, और इसलिए मैंने जेआरएफ क्वालिफाई करके पीएचडी हम्म। में एनरोलमेंट करवाया। कुछ स्टूडेंट्स के सवाल हैं, मैं उनके बारे में आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पे कि जो यूपीएससी है या सिविल सर्विसेज हैं, उनमें जेआरएफ की साथ उसके साथ जेआरएफ करना कितना सहायक होता है, या किस तरह से जेआरएफ यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में भूमिका निभा सकता है? जी, देखिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना या सिविल सर्विसेज में अपना करियर बनाना, हुँ। ये एक लंबी प्रक्रिया का समय अंतराल होता है। जी। तो यदि आप ये सोचते हैं कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, तो आप फिर कम से कम 2 से 3 साल तक का समय अपनी तैयारी को देते हैं, हुँ। और इस लंबी तैयारी के दौरान आपको बहुत सी बाधाएं आती हैं, जिसमें आपको सामाजिक बाधाएं, हुँ। आर्थिक बाधाएं, पारिवारिक दबाव, ये बहुत सी समस्याओं से निपटना होता है। इसलिए आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के बावजूद हुँ। एक अदर विकल्प के रूप में भी आपका कुछ न कुछ चलता रहे। जैसे मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान जेआरएफ को चुना और हुँ। फिर पीएचडी में एनरोलमेंट करवाया, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं यदि आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो फिर आपको आपका परिवार वहीं तक सपोर्ट कर सकता है। मान लीजिए ये एक लंबी प्रक्रिया है, इस दौरान आपके संसाधनों पर बोझ पड़ेगा। लेकिन वहीं एक बात ये भी कही जाती है कि अगर सिविल सर्विसेज में आप जा रहे हो, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोकस की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या अदर ऑप्शंस को सिलेक्ट करते समय स्टूडेंट्स भटकाव की दिशा में नहीं जा सकते? जी, नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। ये भटकाव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हुँ। कोई एक विषय का चुनाव करते हैं, तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट वही चुनते हैं जिस विषय पे आपका पूर्ण रूप से कमांड होता है। हुँ। वो विषय आपका मैक्सिमम मार्क गेनर होना चाहिए। इसलिए यदि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी है, हुँ। तो उस सब्जेक्ट के सहारे आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं और पीएचडी में एनरोलमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान में, हुँ। क्योंकि सिविल सर्विसेज में आपका एक एज लिमिट बाउंडेशन भी होता है, और इस दौरान मान लीजिए कि आप उस एज लिमिट से गुजर गए,
और आपके पास में फिर कैरियर का कोई विकल्प नहीं बचा, हम्म, तो इस दौरान आपको यदि जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं और पीएचडी में एनरोलमेंट ले लेते हैं, तो आप दूसरे विकल्प के रूप में आप अपनी पीएचडी को जारी रखते हैं, तो फिर आपके ऊपर इतना पारिवारिक या सामाजिक दबाव नहीं आएगा। लोग या समाज यही कहेगा कि बच्चा जो है अभी अपने कैरियर को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में बढ़ रहा है। अच्छा, आपने और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात की थी, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा यहाँ पे या मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा महत्वपूर्ण होगा जो सिविल सर्विसेज के लिए महत्वपूर्ण और जेआरएफ के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो। जी, देखिए मेरा जो सिविल सर्विसेज के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो मैंने तो जियोग्राफी को चुना था, हम्म, क्योंकि मैंने केवल सुना था कि जियोग्राफी मैक्सिमम मार्क गेनर होता गेनर है होता है, हाँ। सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल लेकिन भी होता है जी थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि देखिए जियोग्राफी यदि ऑप्शनल के रूप में आप चुनते हैं, यदि आप वहाँ पे सिविल सर्विसेज मेंस परीक्षा में यदि आप सचित्र वर्णन करते हैं, हम्म, तो आपके मार्क्स जो है थोड़ा अच्छे आ जाते हैं। हम्म, लेकिन मैंने जियोग्राफी के साथ साथ मैंने हिस्ट्री को भी चुना, और हिस्ट्री भी मैक्सिमम मार्क गेनर ही माना जाता है। तो मेरे तो दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे हैं, मैंने दोनों से मेंस परीक्षाएं लिखी हैं, इसलिए दोनों ही सब्जेक्ट लगभग एक जैसे हैं। हाँ, सही है। क्या और कोई सब्जेक्ट जो मान लेते हैं कि ज्योग्राफी नहीं करना चाह रहा है कोई, तो और भी ऑप्शन होंगे जो इसमें। जी, जैसे यदि कोई विद्यार्थी ज्योग्राफी नहीं लेना चाहता है, तो बताया जैसे कि इतिहास ले सकता है, या समाजशास्त्र ले सकता है, हम्म, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकता है, या फिर पॉलिटिकल साइंस ले सकता है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, लगभग एक जैसे ही होते हैं। मतलब ऑप्शन तो खुले हुए हैं बहुत से। जी, तो ये दोनों सब्जेक्ट चूज कर जब सकता आप है। यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे थे या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, और उस दौरान जब आप जेआरएफ नहीं कर रहे थे, तो उससे पहले आप किन किन समस्याओं का सामना कर रहे थे और किस तरह से आपने सामाजिक दबाव को कम करने की कोशिश की है। धीरे धीरे, जैसे कि अगर हम गांव में जाते हैं या गांव से स्टूडेंट्स होता है, तो वहाँ पे बहुत धीरे धीरे कमेंट्स आने लगते हैं कि कलेक्टर साहब आ गए हैं, या इस तरह के बहुत ज़्यादा एक सोशल प्रेशर माइंड पे होता है। वहीं धीरे धीरे अगर हम बात करें लखनऊ की या दिल्ली जैसे शहरों की, तो वहाँ पर है ना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आर्थिक प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को आप किस हिसाब से कम करने के लिए सुझाव देंगे हमारे स्टूडेंट्स को। जी, देखिए जो बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं या जो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, और वो बच्चे शहर में आकर के कोचिंग करते हैं या फिर अपनी तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, तो उन पे या उनके परिवार पे एक आर्थिक दबाव तो आता ही है, क्योंकि इसमें संसाधनों का तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यदि आपके पास संसाधन है, हम्म, तभी आप इतनी लंबी प्रक्रिया के दौरान टिके रह सकते हैं, और आप सिविल सर्विसेज जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो ये दबाव हर स्टूडेंट पे आता है, और ये एक चूँकि ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, इसलिए इसको इस प्रक्रिया में आने से पहले आपको ये सोचना पड़ता है कि मैं इस लंबी प्रक्रिया में जा रहा हूँ, तो मैं या मेरा परिवार मुझे कहाँ तक सहायता कर सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने, हम्म, तो आप एक विकल्प के रूप में अदर ऑप्शंस भी तैयार रखें हम्म, कि यदि मेरा सिविल सर्विसेज में नहीं होता है, तो फिर मैं क्या करूँगा। एक, क्योंकि हाँ, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर फ्यूचर सामाजिक सिक्योर रहे। सामाजिक और हम्म, पारिवारिक दबाव और ताने मारे जाते हैं नाते रिश्तेदारों के कि इतने दिनों तक तैयारी की, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया। हम्म। तो ऐसी स्थिति में अदर विकल्प यदि आपके पास होते हैं, तो फिर आप इन समस्याओं से थोड़ा बच सकते हैं। लकुसी मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो वो स्टूडेंट्स जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो किस प्रकार के सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को ज़्यादा फायदा मिल सकता है जेआरएफ में। जी, ऐसे बच्चे जिन लोगों ने सिविल सर्विसेज का प्री क्वालिफाई किया है, और जो लोग अपना ऑप्शनल तैयार कर चुके हैं हम्म, भली भांति,
तो चूँकि जेआरएफ के दौरान जो पहला पेपर होता है वो आपका लगभग सीसैट जैसा ही होता है, और यदि आप उसमें अच्छे मार्क गेन करते हैं और आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी है तो फिर आप जेआरएफ को मतलब आसानी से अच्छा क्वालिफाई। मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे अच्छा कमांड जी। होना चाहिए। जी। क्या आपने नेट जेआरएफ और के बाद किस उच्चतर शिक्षा सेवाओं में जाने की सोची है, या कोई अदर सब्जेक्ट के बारे में, अदर ऑप्शन के बारे में आपने सोचा हुआ है? जी। देखिए ये जो आप जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको एक ही दिशा में बिल्कुल लकीर का फ़कीर होके नहीं भागना चाहिए। आपको अदर ऑप्शन भी तैयार रखने चाहिए, वैसा ही मैंने भी किया कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान आपको कई सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो आपका जीएस अच्छा हो जाता है और आपकी सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ हो जाती है। तो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें आपका केवल नेट क्वालिफाई ही मांगते हैं। तो यदि और वहाँ पे जो पेपर होता है आपका, वो 30 नंबर का आपका जीएस पूछा जाता है और 70 नंबर आपके सब्जेक्ट से होते हैं। तो यदि आप जीएस में अच्छा कर लेते हैं और आपकी सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ है तो फिर आप उस परीक्षा में क्वालिफाई कर सकते हैं। और चूंकि ये एक राजपत्रित पदाधिकारी का ही पद होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसलिए यदि आप सिविल सर्विसेज के साथ में इसकी तैयारी कर रहे हैं, यदि आप या फिर वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा, करियर ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो आपका जो राज्य सिविल सर्विसेज होती हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज में, वहाँ पे आपको एक अच्छा ग्रेड पे दिया जाता है, जो कि स्टेट सिविल सर्विसेज में भी वो विद्यमान नहीं। सिविल सर्विसेज से भी ज़्यादा ऊपर होता है। जी, 6000 ग्रेड पे होता है और मैक्सिमम ग्रेड पे आपका स्टेट लेवल पे 5400 है। अच्छा लवकुश जी, आपका एक बेहतर अनुभव रहा इस क्षेत्र में, तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि वे स्टूडेंट जो जेआरएफ या इस तरफ नहीं आना चाहते हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ अदर कौन से ऑप्शन हैं जेआरएफ के अलावा? जी, देखिए जैसे यदि आप मान लीजिए, हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो केवल ग्रेजुएट करके आए हैं और उनका पीजी कंप्लीट नहीं है, तो फिर वो नेट या जेआरएफ नहीं आ सकते हैं। तो ऐसी दशा में फिर आपको यही है कि आप किसी छोटी-मोटी नौकरी की भी तैयारी करें, जैसे एसएससी या बैंकिंग, या फिर और भी बहुत सारे हैं, उनका करना पड़ता है। तो यही एक ऑप्शन बचता है आपके पास। अच्छा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहा है और इन पे हम विभिन्न पहलुओं पर बात की है। आई होप आपके विभिन्न जो आपकी क्वेरीज़ हैं उनके बारे में आपको पता चला होगा और कुछ समाधान मिले होंगे। साथ ही अगर आपको कोई भी अदर क्वेश्चंस पूछना है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अपने इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू लवकुश जी, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मार्गदर्शन के साथ। धन्यवाद।